हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो टूल्स होते हैं जिससे आरबीआई हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी सप्लाई यानी कि मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है उसकी बात की थी। उसी में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया, उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और रेपो रिवर्स रेपो क्या होता है उसको भी समझेंगे। वही चैप्टर हमारा चल रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण में खुले बाजार की क्रियाएं क्या होता है मैंने बताया भी था। सिक्योरिटीज को बाजार में खरीदना और बेचना। आप बाजार से खरीदेंगे तो आप पैसे डालेंगे, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर आरबीआई बाजार में बेचेगी तो पैसे बाजार से सोख लेगी, ऐसा समझ लो, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एब्जॉर्ब कर लिया मनी को तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सिंपल ये सिस्टम था। इनका तात्पर्य आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकार द्वारा निर्गमित गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ये लोग करते हैं निर्गमित बॉन्ड्स, नॉट नेसेसरली सिर्फ बॉन्ड्स हो लेकिन इन जनरल बॉन्ड्स ही होते हैं, को खरीदने और बेचने से है। बॉन्ड समझ लो एक तरह का लोन होता है जो सरकार लेती है, ठीक है। लोन लेने का टूल है, उसको लोन की जगह बॉन्ड बोल देते हैं, ऐसा समझ लो भी सिंपलिसिटी के लिए। डिबेंचर्स भी वैसा ही होता है, लेकिन डिबेंचर्स नॉर्मली कंपनीज इशू करती हैं। तो ये सारी चीजें मैं कॉमर्स में पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाया भी है। यह खरीद तथा बिक्री सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक के सुपुर्द की गई है, मतलब सरकार के बिहाफ पर खरीद सरकार रही है, लेकिन खरीदने और बेचने का काम काज जो है वो आरबीआई को दे रखा है। अच्छा, और क्या है इसमें, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बता चुका हूं लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा, मतलब नोट्स के लिए आपके काम आ जाएगा, बाजार में सरकारी बॉन्ड खरीदती है, ठीक है, बाजार से हो जाएगा, वह इसके लिए चेक द्वारा भुगतान करती है ना। आपने खरीदा, आरबीआई ने खरीदा तो चेक द्वारा भुगतान किया। तो जब चेक द्वारा भुगतान किया तो अर्थव्यवस्था में कुछ लोग थे जिनके खातों में पैसा बढ़ गया, किसी इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, लोगों का भी हो सकता है, तो इससे क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गई। यह चेक अर्थव्यवस्था में कोषों यानी कि फंड्स की मात्रा में वृद्धि कर देती है और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निजी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को बॉन्ड बेचने से, आरबीआई के पास कुछ बॉन्ड्स पड़े हुए हैं जो ऑलरेडी आरबीआई ने खरीदे हुए हैं, जब आरबीआई बेच रही तो उन लोगों से पैसे ले लेगी, तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में कोषों की मात्रा में कमी हो जाएगी, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति में कमी आ जाती है। ठीक, इसकी बात भी की थी। खुले बाजार में जो क्रिया होती है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दो प्रकार की होती है। एक होती है सीधे तौर पर, जिसको हम लोग बोल देते हैं आउटराइट। क्या बोलते हैं, आउटराइट, सीधे सीधे, एक्सप्लिसिट, ठीक है, आउटराइट। और दूसरा होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेपो। क्या बोलते हैं, रेपो। तो रेपो जो है ना वो एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम समझते हो, एक्रोनिम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, जैसे बीबीसी, ठीक है, बीबीसी होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऐसे हो जाता है ना शॉर्ट में आप जिसको लिख देते हो। तो रेपो एक अलग तरह का शॉर्ट है, एक्रोनिम तो नहीं है, एक शॉर्ट फॉर्म है, तो हो जाता है, इसको बोलते हैं रीपर्चेज। परचेज माने क्या होता है, खरीदना, रीपर्चेज मतलब फिर से खरीदना, एग्रीमेंट। तो आप रीपर्चेज एग्रीमेंट में क्या करते हो मालूम है, एग्रीमेंट मतलब समझौता, रीपर्चेज मतलब फिर से खरीदना। आपने कोई चीज बेची और आपने जो चीज बेची आप उसको फिर से खरीदने का एग्रीमेंट करते हो। नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, नॉर्मल लाइफ में आप दुकानदार ऐसा थोड़ी होता है कि दुकानदार ने आपको सामान बेचा और उसके बाद से बोलेगा नहीं हमको फिर से खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा सोचो कि पानी की मोटर आप खरीदने गए, ठीक, और पानी की मोटर आपने खरीदी 10,000 रुपए की, और दुकानदार ने बोला कि जब ये खराब हो जाएगी तो आप मेरे पास लाओगे, मैं 2,000 रुपए में वापस ले लूंगा, क्योंकि उसमें कुछ कॉपर और इस तरह की चीजें निकलती हैं जिसको वो लोग फिर से यूज कर पाते हैं और कंपनीज को बेच देते हैं, तो उनको उसमें प्रॉफिट हो रहा होता है। लेकिन वो कोई रिपर्चेज एग्रीमेंट नहीं है। मैं बता रहा हूं कि कभी कभी यहां पर तो वैल्यू कम होकर के आपने वापस खरीद लिया। आरबीआई क्या करती है, कई बार किसी बैंक को पैसे की जरूरत है, क्या है, पैसे की जरूरत, ठीक, तो वो बैंक गई, उसने बोला कि आप मुझे पैसे दे दो। क्या बोला आरबीआई से कि आप मुझे पैसे दे दो, तो आरबीआई बोलती है ठीक है हम आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम क्या, जब मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो आपसे क्या करूंगा कि कोई ना कोई चीज मुझे चाहिए होगी, लेकिन बैंक को तो पैसे उधार के रूप में चाहिए। तो नॉर्मली ऐसा होता है क्या है कि रीपर्चेज एग्रीमेंट में दूसरा होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रीपर्चेज। रीपर्चेज एग्रीमेंट हुआ क्या, आरबीआई पैसे दे रही है, किसको दे रही है, बैंक को। तो ये हो गई आपकी कोई कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, इधर आपकी हो गई आरबीआई। अब ये सोचो आरबीआई ने दिए पैसे, क्या दिए, पैसे। अच्छा, तो जब पैसे दिए
इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है उसने इनको क्या दिया होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो इनको देना चाहिए। ठीक, तो क्या करते हैं ये लोग, कभी इस तरह के कुछ कुछ सिक्योरिटीज में ही, नॉर्मली बॉन्ड्स की तरह के रहते हैं, जिसमें एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम इसको आप ले और इसको मैं वापस से ले लूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी रेपो या इस तरह की चीजों में लोन दिया जाता है तो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए रहता है, कभी कभी ओवरनाइट भी हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है 15 दिन के टाइम पीरियड के लिए रहता है, फोर्टनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का पीरियड, जैसे वीक मतलब 7 दिन होता है ना, ऐसे फोर्टनाइट मतलब 15 दिन। तो 15 दिन के टाइम पीरियड के लिए ही नॉर्मली ऐसा रहता है कि रेपो, या 7 दिन के लिए भी होता है, वीकली बेसिस पर भी रहता है। तो इतने छोटे टाइम पीरियड के लिए जब लोन देने की बात आती है, और लोन किस तरह से आता है कि एक सिक्योरिटी है जिसको बोला गया कि ये आप लो, उसके बाद से मैं फिर से परचेस कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उतने दिन में ही आपने मुझे पैसे वापस कर दिए इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो। तो आउटराइट का मतलब क्या होता है कि हमने सीधे सीधे जाकर के बेच दिया, उसको वापस खरीदेंगे ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, बेचा, होगी बात खत्म। दूसरा कि मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन में कोई सिक्योरिटी बेची तो बोला कि मैं वापस खरीद लूंगा इतने टाइम के बाद, 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या जो भी है। ठीक, तो इस तरह की जो सिक्योरिटीज बेची जाती है उनको हम लोग बोल देते हैं रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को, और जो डायरेक्टली होती है उनको बोल देते हैं आउटराइट। ठीक, ये बात सुनना आगे, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्या है? सीधे तौर पर की जाने वाली खुले बाजार की क्रियाएं आउटराइट OMOs क्या होता है? स्थायी स्वभाव की होती हैं। स्थायी स्वभाव का मतलब क्या हुआ? आपने बेच दिया तो बेच दिया, हो गया, चलता है, मतलब पक्का हो गया ना। वहां पर क्या है, आपने बेचा, उसका आप वापस खरीद लोगे। ठीक, तो वहां पर स्थायी नहीं रहा, वो थोड़े दिन के लिए ही था, वो अस्थायी है। तो ये स्थायी स्वभाव की हो गई। क्यों? अर्थात केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों मतलब सिक्योरिटीज को दोबारा बाद में बेचने का कोई वादा नहीं करती है ना। ठीक है, बिना ही खरीद लेते, अगर इन्होंने खरीदा है तो बेचने का कोई ऐसा वादा नहीं रहेगा। और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? मुद्रा की वृद्धि हो जाती है। अगर इन्होंने क्या किया, बेचा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इन्होंने बेचा है तो वहां से पैसे लिए होंगे, लेकिन अगर खरीदा है, कोई आप सिक्योरिटी खरीद रहे हो, तो क्या हो रहा है इस वाले केस में, आप समझ लो ना, वो ये वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, मैं पहले बता चुका हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या होगा इस वाले केस में। ठीक है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग खुद से भी कब वृद्धि होगी ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेचने या खरीदने पर, ये दोनों चीजें लेकर के बताइए। अच्छा, इसी प्रकार जब केंद्रीय बैंक, कोई भी केंद्रीय बैंक हमारी RBI है, प्रतिभूतियों को दोबारा बाद में खरीदने का वायदा किए बिना बेच देती है। क्या किया? मार्केट में बेचा। तो जब मार्केट में बेचा तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट से पैसे ले आई होगी। तो मार्केट से पैसे ले आएगी तो क्या हो जाएगा, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी हो जाती है। ठीक है, मार्केट से पैसे उठा लिए तो कमी हो गई। अच्छा, तो ये बात तो मैंने बताई दी ऑलरेडी, जो क्वेश्चन पूछा था, बट फिर भी आप लेकर के बताइए। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वृद्धि या कमी जो है ना, वो परमानेंट नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि आपने खरीदा या बेचा, वापस खरीदो और बेच तो रह नहीं हो। आपने अगर बेचा है तो आप वापस खरीद रहे हो, ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सीधे तौर पर की जाने वाली खुले बाजार की क्रिया है ये। ठीक, अच्छा, लेकिन दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रेपो, जो दूसरा टाइप है। डॉट लगनी चाहिए यहाँ पे। क्या होता है? रीपर्चेस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है? रेपो इज शॉर्ट फॉर रीपर्चेस एग्रीमेंट। ठीक है, अब आप सोचोगे ये पीओ कैसे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप शॉर्ट में समझ लो कि उसको रेपो बोल देते हैं। ठीक, जैसे कुछ भी होता है, चार्ल्स नाम है, चार्ल्स नाम है तो चार्ल्स को कई बार शॉर्ट में चार्ली बोल देते हैं। ठीक, तो ऐसा हो जाता है। तो डायरेक्टली उसमें कुछ आप रेपो में ऐसे कोई लोग REAGI ऐसा जरूरी नहीं है, उसी को हम लोग रेपो बोल देते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब क्या है इसमें, रेपो शॉर्ट फॉर परचेज एग्रीमेंट हो गया। केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदती है, लेकिन साथ ही क्रय अनुबंध, आपका जो भी अनुबंध था, यहाँ पे हलंत नहीं होगा, सॉरी, क्रय अनुबंध यानी कि आपका परचेस एग्रीमेंट था, उसमें प्रतिभूतियों की पुनर्बिक्री की तिथि, कि हमने खरीद तो लिया है लेकिन हम आपको वापस बेचेंगे, वो किस दिन बेचेंगे तिथि लिखी होती है, और किस अमाउंट पर बेचेंगे इसका भी विवरण होता है। तो अगर आपने खरीदा है तो आप बेचने की बात करोगे। ठीक, अच्छा, और इसी का अगर उल्टा हो जाता है तो इसमें देखो, रिपर्चेस का मतलब क्या हो जाता है कि जो बैंक है उसकी साइड से क्या हो जाएगा, बैंक को चाहिए पैसे। ठीक, अच्छा, अब अगर बैंक को पैसे चाहिए तो बैंक क्या करेगी, बैंक बोलेगी कि देखो मेरे पास कोई सिक्योरिटी है, वो आप ले लो, आप मुझे पैसे दे दो। ठीक, किसको बोला? RBI को जाकर के कि मेरी सिक्योरिटी आप ले लो, मेरी प्रतिभूति आप ले लो, आप मुझे पैसे दे दो। और जो RBI होती है वो क्या बोलती है कि हम आपका जो भी प्रतिभूति है उसको खरीद तो लेंगे, लेकिन साथ ही हम आपको वापस भी कर देंगे थोड़े दिन में। किस दिन करेंगे, तिथि, और कितनी कीमत पर करेंगे वो भी लिखा हुआ है, वो ही इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही होता है डिसाइडेड। अच्छा, तो इसमें जो बैंक है उसकी साइड से क्या हो जा रहा है, वो रीपर्चेस एग्रीमेंट में जा रही है कि आप अभी खरीद लो
उसके बाद से हम वापस खरीद लेंगे, लेकिन हमें उतने टाइम के लिए पैसा चाहिए। तो ये अस्थायी चेंज करता है, किसमें, मनी सप्लाई में अस्थायी चेंज होता है। और इसी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि रेपो रेट से हम लोगों ने बहुत सारी रेट्स को लिंक भी करके रखा हुआ है। और बाय मंथली हर 2 महीने में आरबीआई रिपोर्ट निकालती है मॉनेटरी सप्लाई से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, और उसमें भी रेपो रेट को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पॉलिसी रेट हम लोग बोलना स्टार्ट कर चुके हैं, इतना ज्यादा रिलेवेंट होता है। पॉलिसी मतलब योजना, तो केंद्रीय बैंक की हमारे यहाँ मुख्य जो योजना है वो रेपो रेट के माध्यम से चलाई जाती है। तो जो रीपर्चेस एग्रीमेंट है इसमें क्या हो रहा है कि वो क्या करती है, केंद्रीय बैंक ने यहाँ पर खरीद लेती है, फिर बाद में वापस उनको बेचने की बात करती है। तो ये रीपर्चेस किसके साइड से हुआ, बैंक्स के साइड से रीपर्चेस हो गया, ठीक है, क्योंकि बैंक्स वापस खरीद लेंगी। बैंक से पहले बेचा आरबीआई को, फिर बैंक्स वापस खरीद लेंगी। क्यों कर रही है ऐसा, क्योंकि बैंक को थोड़े टाइम के लिए लोन चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी कुछ 4% का रेट है शायद रेपो रेट, और कुछ 3.35 या 3 ऐसा कुछ समथिंग रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो क्या हो जाता है, इसका एग्जैक्टली उल्टा। तो रेपो में आरबीआई लोन देती है बैंक्स को, रिवर्स रेपो में बैंक्स एक तरह से लोन देती है आरबीआई को। अब आरबीआई को लोन की क्यों जरूरत है, तो आरबीआई कभी कभी क्या करती है ना कि आरबीआई को अगर पैसे कम करनी, मनी सप्लाई कम करनी है, तो आरबीआई उन लोगों से पैसे ले लेती है और कुछ इंटरेस्ट देती है उनको। तो रिवर्स रेपो हमेशा ही कम होगा, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आरबीआई जब लोन ले रही है तो आरबीआई कम इंटरेस्ट पर लोन लेगी, और आरबीआई जब लोन देगी तो रिलेटिवली ज्यादा पर देगी। तो रेपो से रिवर्स रेपो का रेट जो है वो कम रहता है। ठीक, अभी तो काफी कम हो गया, पहले 6% 8% का भी था एक टाइम पर, मुझे याद है रघुराम राजन जी थे तो 8% रेपो रेट हुआ करता था। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत था उस समय, भारत की अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत थी, उसको कम करना था। ठीक, अच्छा यही सारी चीजें हैं। इसीलिए इससे पुनः क्रय अनुबंध, पुनः क्रय अनुबंध का मतलब क्या हुआ, रीपर्चेज एग्रीमेंट, या फिर शॉर्ट में रेपो, रीपर्चेज एग्रीमेंट या रेपो कहा जाता है। ठीक, अच्छा इसी का उल्टा हो जाएगा, उधार दी गई मुद्रा पर जिस दर से ब्याज दिया जाता है। जो भी आपने एग्रीमेंट तो लिया, लेकिन एग्रीमेंट के बदले पैसे का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उसमें जिस रेट पर आप उधार दे रहे हो उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को रेपो रेट कहा जाता है। ठीक, उसी को रेपो रेट कहते हैं। ओके, आरबीआई है ये, ठीक है। लिक्विडिटी यानी कि पैसे इधर ट्रांसफर हुए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद रिपर्चेज एग्रीमेंट वो बैंक ने इनको दे दी, तो आरबीआई ने सिक्योरिटी खरीदी, फिर आरबीआई वापस इनको कर देगा। ठीक है, आ रही बात समझ, तो ये वाला जो फिगर है वो काफी ठीक से आपको ये समझा देगा। ओके, फिर क्या हुआ, इसी प्रकार प्रतिभूतियों की पूर्ण रूप से बिक्री के बजाय आपने बेचा नहीं, किसने नहीं बेचा, आरबीआई ने। इस बार आरबीआई ने बेचा नहीं, पिछली बार आरबीआई खरीद रही थी, इस बार आरबीआई बेच तो रही है लेकिन पूर्ण रूप में नहीं बेच रही है। केंद्रीय बैंक एक अनुबंध, यहां पर भी धार पर हलंत नहीं होगा, सॉरी, के अंतर्गत बिक्री करती है, बेच तो दिया और अनुबंध के अंतर्गत बेचा। उस अनुबंध में क्या लिखा हुआ है, जिसमें प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की तिथि तथा कीमत का विवरण होता है कि आरबीआई बेच तो रही है सिक्योरिटी लेकिन वापस खरीद लेगी। ठीक, तो इसमें आरबीआई के साइड से रिपर्चेस हुआ, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बैंक्स वाले दृष्टिकोण से रिवर्स रिपर्चेस। तो रिवर्स रिपर्चेस को हम लोग क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, रिवर्स रेपो। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली हो जाएगा ये रिवर्स रेपो की बात है, रेपो की नहीं है, रिवर्स रेपो। ठीक, ओके, रेपो इज शॉर्ट फॉर रिपर्चेस एग्रीमेंट, वो तो पहले भी हम लोग लिख चुके कई बार। इस प्रकार के अनुबंध को उलट पुनः क्रय अनुबंध, कोई भी नहीं नाम बोलता है, हिंदी के न्यूज़पेपर भी यह नुकसान नहीं निकलता है। ठीक है, आप लिखकर क्या हो, कोई गलत बात नहीं है, उलट पुनः क्रय अनुबंध नहीं बोलते हम लोग, रिवर्स रेपो बोल देते हैं, रिवर्स रिपर्चेस एग्रीमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो आप इसको रिवर्स रिपर्चेस एग्रीमेंट लिख कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अथवा उलट रेपो, उलट रेपो रख दोगे तो भी चलो ठीक है चलेगा, बोल देते हैं। ठीक, इसमें क्या हो जाता है, आरबीआई है, आरबीआई पैसा ले रही है, रिवर्स रेपो में समझ लो कि आरबीआई पैसा ले रही है ना, और बहुत ही मुश्किल होता है आरबीआई क्यों पैसा लेगी। तो कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं तो मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन नॉर्मली आरबीआई जब भी पैसा लेगी तो कम इंटरेस्ट पर लेगी, तो ये आपको याद रहेगा। और रिवर्स रेपो लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ अजीब होता होगा, ऐसे दिमाग में याद रखोगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि आरबीआई तो नॉर्मली पैसे लेगी नहीं, लेकिन इस वाले केस में आरबीआई पैसा ले रही होती है। तो जब आरबीआई पैसा ले रही होगी तो क्या होगा, आरबीआई सिक्योरिटी को बेच रही होगी। किस तरह से बेच रही होगी कि हम वापस बाद में खरीद लेंगे, तो इसको बोल देते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, सिर्फ याद करने की ट्रिक के साथ बता दिया है आपको। ओके, क्योंकि कुछ लोग रिवर्स रेपो और रेपो में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स के टाइम पर। एनीवेज, भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न परिपक्वता तिथियों, रात भर का इसको बोलते हैं ओवरनाइट, 7 दिन का, वीकली, 14 दिन का इसी को बोलते हैं फोर्टनाइट, के लिए रेपो एवं रिवर्स रेपो क्रियाएं करती है। और अभी क्या हुआ है, मेन टूल यही बन चुका है, रेपो एंड जो रिवर्स रेपो है ना, रेपो एंड रिवर्स रेपो ओएमओस, ये क्रियाएं ही भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण। तो अगर बोला जाए आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारे देश में जो मौद्रिक नीति है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या बन चुका है, तो रेपो और रिवर्स रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि रिपर्चेज एग्रीमेंट
और रिवर्स रिपर्चेस एग्रीमेंट जो हमारे हो रहे हैं खुले बाजार की क्रियाओं में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स बन चुके हैं जहां हम लोग मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किसमें? हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक, अच्छा, टूल बन चुके हैं। ओके, The RBI can influence money supply by changing the rate at which it gives loans to the commercial banks. This rate is known as bank rate. तो जब RBI जिस भी रेट पर बैंक्स को लोन देती है उसको बोल देते हैं। और एक और होता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, MSF, वो रेट। और ये दोनों अभी कुछ 4.67 के आसपास चल रहे हैं। ये सारी चीजें क्या होती है इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ये अगला टॉपिक है पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई चल रहा है। लेकिन अभी हम लोग अगले जो टॉपिक पर जाएंगे वो हमारे में क्या होगा कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई कैसे कैसे देखी जाती है पैसे की, और डिमांड किस किस तरह से बन रही होती है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि वो हमारे चैप्टर में एक अलग बॉक्स में दे रखा है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।